जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, मैं संजू एक बार फिर से ज्योग्राफी की एक नई बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं और इस पैट 2023 की श्रृंखला में साथियों आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है नदियाँ। तो साथियों, नदियों को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके पहले मैं आपको कुछ बताऊं कि हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक समर्पण बैच चल रहा है साथियों, जो यूपी पुलिस में साथियों, चाहे हेड ऑपरेटर हो, चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर हो, चाहे रेडियो वर्कशॉप का हो साथियों, जो 3 प्रकार की भर्ती इसमें आई हुई थी उनके लिए समर्पण बैच लाया गया है। उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रही हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में लोग हम पर विश्वास कर रहे हैं और ये बैच आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए वरदान सिद्ध होगा साथियों। और इसी के साथ साथ यूपी पुलिस का ड्रीम बैच भी लाए हैं हम लोग, ठीक है साथियों। और जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भर्ती जो है 60,000 के समथिंग पद इसमें हो गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, उसकी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है साथियों, इसी मंथ के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आने के चांस लग रहे हैं, ठीक है साथियों। तो और मैं बताऊं कि इसके पहले कि जो कनिष्ठ सहायक के 5,512 पदों पर 5,512 पदों पर जो फॉर्म फिल हुए हैं साथियों, जो कनिष्ठ सहायक की भी इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है साथियों, कह सकते हैं कि इसके लिए भी हमारी टीम के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं जो कनिष्ठ सहायक का सफलता 2.0 बैच लाया गया है साथियों। और इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस चल रही हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और उसके बाद वहाँ पर ज्ञान आरबीएल नाम से आपको हमारा कह सकते हैं ऐप मिल जाएगा साथियों। ज्ञान आरबीएल नाम से वहाँ पर जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तथा जो पैट 2023 का जो चल रहा है इसके लिए भी यह कह सकते हैं हमारी टीम के द्वारा 8 विभिन्न एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए एक कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जिसमें 8 विभिन्न तरह के एग्ज़ाम को टारगेट किया गया है। तो वो कौन कौन से, जैसे जूनियर असिस्टेंट हो, यूपी पुलिस हो, एसआई हो, और ये रेडियो ऑपरेटर की जो 3 प्रकार की वैकेंसी है, एसएससी जीडी जो बहुत ही बड़ी वैकेंसी 24 नवंबर से आने वाली है, तथा पैट 2023 जो अभी ट्रेंड में चल रहा है साथियों। तो इसकी भी टेस्ट सीरीज सबकी कह सकते हैं 8 एग्ज़ाम की मात्र 399 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और जो 1 वर्ष तक वैलिड रहेगी। कितने? 1 वर्ष तक इसका कह सकते हैं वैधता रहेगी साथियों। तो देर ना करते हुए आप ज्ञान आरबीएल ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं और हमारे साथ अच्छे से लगे रहें और अपने सपनों को साकार करें, ठीक है। तो साथियों, कह सकते हैं आज हमने जैसे बताया था आपको, आज का हमारा जो टॉपिक है वो नदियाँ रहेगा, ठीक है साथियों। तो मैं आज ये बताना चाहूँगा कि इस क्लास को आप किसी भी विभिन्न जो कोई वनडे एग्ज़ाम है उसके लिए आप ले सकते हैं, चाहे UPSSC पैट का हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो, UPSI का हो, कांस्टेबल हो, चाहे अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी के लिए भी आप ले सकते हैं। चाहे SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, उसमें भी नदियों से क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों, समय को ना गवाते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आज हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। तो कह सकते हैं कि जैसे हम ये कहें कि जो हमारा भारत है, भारतीय नदियों का जो विभाजन है उद्गम के आधार पर, तो पूछा जाए कितने भागों में किया गया है, तो उद्गम के आधार पर 2 भागों में इसका विभाजन किया गया है। अब क्वेश्चन है किस प्रकार से, तो हिमालय अववाह तंत्र की नदियाँ और प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र। इसका मतलब है जैसे कि जो हिमालय से निकलने वाली और कह सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत, तो ये जो हिमालय का हिस्सा ये हिमालयी नदियाँ कहलाएंगी, जबकि ये जो इतना ही ये प्रायद्वीप भारत है तो इसे प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र कहा जाता है, याद रखेंगे। तो हम सबसे पहले हिमालयी अववाह तंत्र की बात करेंगे। तो इसका मतलब है अववाह, जैसे लिखा हुआ है हिमालयी अववाह तंत्र की नदियाँ 12 मासी होती है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जल 12 महीने या पूरे वर्ष इनमें जल भरा रहता है, क्योंकि ये वर्षा और बर्फ़ पिघलने दोनों क्रियाओं से जल प्राप्त करते हैं, क्योंकि हिमालय बर्फ़ से ढका हुआ है। तो जब कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है
हमारे वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है उसी के तहत हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से कह सकते हैं कि जो बर्फ़ पिघलती है, तो बर्फ़ के पिघलने से भी वो जल है नदियों में धीरे धीरे विभिन्न क्रियाओं से आता है। तो कह सकते हैं कि बर्फ़ पिघलने से भी और वर्षा से भी यहाँ पर जो जल की प्राप्त करती हैं ये नदियाँ हिमालय अपवाह तंत्र की प्रमुख 3 नदियाँ हैं। तो जो प्रमुख 3 नदियाँ हैं हिमालय अपवाह तंत्र की, उनमें सिंधु हो जाएगी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसमें हम सिंधु के बारे में भी चर्चा करेंगे। किसके? सिंधु के बारे में। तो मैं बात करूं सिंधु की, तो जो सिंधु नदी है कह सकते हैं यहाँ पर जो एक स्थान है, यहाँ पर जैसे कि तिब्बत में देखो यहाँ पर लिखा भी है कि उद्गम की बात करें जहाँ से निकलती हैं, और मोहाना की बात, मोहाना का मतलब होता है जहाँ पर समापन हो, जहाँ पर गिरती है उसे मोहाना कहते हैं। तो उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरछू हिमानी, तो यहाँ पर बोखरछू हिमानी है तिब्बत कैलाश पर्वत श्रेणी के से होता है, और यहीं पर मानसरोवर झील भी पड़ती है। तो बोखरछू हिमानी, हिमानी मतलब हिमनद या ग्लेशियर, बर्फ़ का पहाड़, बर्फ़ का घर, वहाँ से निकलती किससे? बोखरछू हिमानी से मानसरोवर झील, याद रखना। अब क्वेश्चन है कि इसका विस्तार कहाँ है? तो यहाँ तो तिब्बत हो गया, ये अपना भारत हो गया, भारत से होती हुई इधर पाकिस्तान में चली जाती है। तो तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, इन 3 देशों में इसका विस्तार है। कहाँ कहाँ विस्तार है सिंधु का? तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तार है। अब क्वेश्चन ये है कि जो सिंधु है इसकी लंबाई कितनी है? तो जो सिंधु है इसकी कुल जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है निम्न में से कौन सी 2 नदियाँ लगभग समान हैं? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग समान है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है उसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और इसकी 2880 है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है तो पूछन कि कुल लंबाई 2880 है, क्योंकि भारत में इसकी लंबाई केवल 1114 किलोमीटर है। तो सिंधु नदी भारत में कितनी बहती है? 1114 किलोमीटर। अब नेक्स्ट है कि यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है। तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी क्या है? तो क्या हो जाएगी? सिंधु हो जाएगी। ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। नेक्स्ट इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सतलज है, ब्यास, रावी, चिनाव, झेलम, जास्कर, नुब्रा, श्योक और गिलगिट। तो इसकी सहायक नदी, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक मैप के द्वारा, जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखिए साथियों कि जो यहाँ पर देखते हैं, हाँ कोई बात नहीं साथियों, ये तो गंगा का है, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको कि जैसे ये दिया है सिंधु जो है, सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं तो आपको हमने बताई, जैसे कि यहाँ पे सतलज हो गई, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव, झेलम, जांस्कर, नुब्रा, श्योक और गिलगिट। ये किसकी सहायक नदी एग्जाम में पूछा जाता है? तो सिंधु की सहायक नदी। अब क्वेश्चन है कि जो सिंधु जल समझौता है ये बहुत बार एग्जाम में आता है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, किसके द्वारा, किसके किसके बीच हुआ, किसके तहत किया गया या किसकी सहायता से हुआ? तो 19 सितंबर 1960 को हुआ था सिंधु जल समझौता। अब क्वेश्चन है कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नेहरू जी थे। तो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच विश्व बैंक की सहायता से, तो किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से किसके बीच में हुआ? हमारे भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ? ये कराची शहर में हुआ था। तो याद रखेंगे 1960 में नेहरू जी और अयूब खान के बीच विश्व बैंक की सहायता से कराची में हुआ था सिंधु जल समझौता। अब उसमें ये क्या क्या कहा गया कि भारत कितनी नदी, कौन कौन सी वो नदियाँ हैं जिनका 80% जल यूज कर सकता है, जबकि पाकिस्तान कौन सी 3 नदियों का जल 80% यूज कर सकता है? तो जो ये 3 नदियाँ हैं ब्यास, रावी, सतलज, इनका भारत तो 80% कर सकता है, जबकि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये 20% जल यूज कर सकता है। तो ब्यास, रावी और सतलज का भारत 80%, पाकिस्तान 20%। जबकि इसके अपोजिट में बात करूँ जो 3 नदियाँ हैं, जैसे सिंधु, चिनाव, झेलम, तो जो पश्चिम की नदियाँ हैं 3, सिंधु, चिनाव और झेलम, इनका 80% पाकिस्तान प्रयोग करेगा और इसका भारत जो है वो 20% जल यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये समझौते में कहा गया। फिर समझेंगे
1960 में हुआ, विश्व बैंक की सहायता से हुआ, है ना, कराची में हुआ। कहाँ पर हुआ? कराची में हुआ, याद रखेंगे। और नेहरू और अयूब खान के बीच में। अयूब खान उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, नेहरू जी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। अब क्वेश्चन है झेलम नदी। तो साथियों झेलम को वेदों में बेतस्ता कहा गया है। तो झेलम जो है इसके बारे में बात, तो उद्गम जो इसका है वो जम्मू कश्मीर में बेरीनांग झील पड़ती है। तो जम्मू कश्मीर में जो बेरीनांग झील है, बेरीनांग झील यहाँ पे कश्मीर में, तो इस बेरीनांग झील से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? बेरीनांग झील से। इस नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो श्रीनगर है वो यहीं पर बसा हुआ है, झेलम के किनारे। और श्रीनगर को मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बसाया गया। किसके द्वारा? मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बसाया गया था। अब क्वेश्चन है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो किशनगंगा है, किशनगंगा है ना, लिदार और करवेश। तो किशनगंगा, लिदार और करवेश जो है ये किसकी? झेलम की सहायक नदियाँ हैं। अब अगला क्वेश्चन है झेलम नदी भारत व पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी निर्धारण करती है भारत पाकिस्तान के बीच में ये। अब क्वेश्चन है कौन सी परियोजना बनी? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि जो तुलबुल परियोजना है, तुलबुल परियोजना किस पे? झेलम नदी पर। कई बार पूछे। किशनगंगा परियोजना ये भी झेलम नदी पर है। तो तुलबुल कह सकते हैं झेलम नदी पर है। अब मैं बात करूं चिनाव की। चिनाव को वेदों में अस्किनी कहा गया है। चिनाव को वेदों में क्या कहा गया है? अस्किनी कहा गया है। और यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी चिनाव। कौन सी हो जाएगी? चिनाव। अब क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। तो इसका उद्गम कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में जो बारालाचा दर्रा है, बारालाचा दर्रा, तो इस दर्रे से जब निकलती है, बारालाचा दर्रे से, और इस पर बंगलिहार बांध बना हुआ है जिस पर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। तो बंगलिहार बांध या बंगलिहार बांध परियोजना जो है किस पर है? वो चिनाव नदी पर है। और दुलस्ती है, बंगलिहार है, सलाल है, ये सब परियोजनाएं किस पर? चिनाव पर हैं। जबकि तुलबुल किस पे थी? झेलम नदी पे थी। ये दुलस्ती और बंगलिहार तथा कह सकते हैं और सलाल परियोजना ये पूछी जाती तो किस पे? चिनाव नदी पर है। नेक्स्ट है हम बात करेंगे व्यास, जिसे विपाशा कहा गया वेदों में। क्या कहा गया है? विपाशा। तो यह कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा है, ठीक है, तो रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड झील से निकलती है। तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड झील से निकलती है। और सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो भारत से निकलकर भारत में ही समाप्त हो जाती है वो कौन सी है? तो वो ब्यास नदी है। तो फिर सुनेंगे सिंधु की एकमात्र ऐसी नदी, ऐसी सहायक नदी जो भारत से ही निकलकर भारत में ही समाप्त हो जाती है, तो वो ब्यास, जिसे विपाशा कहा गया है, यह हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड झील से निकलती है। अब नेक्स्ट है कि कौन सी परियोजना है? तो ब्यास नदी पर पोंग परियोजना है। पोंग बांध किस नदी पे है? ब्यास नदी पर है। और हरके बैराज भी इसी ब्यास नदी पे है। अब अगला क्वेश्चन है रावी की। तो क्या थीन बांध रावी नदी पे है। और क्या ये थीन कई बार पूछा जाता है, क्योंकि पोंग बांध तो ब्यास नदी पे है। पोंग किस पे है? ब्यास पर। नेक्स्ट है रावी की बात करूँ तो रावी को वेदों में परुसड़ी कहा गया है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के समीप होता है। तो रावी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। और आपको पता होगा कि जो चमेरा परियोजना है और थीन बांध परियोजना, ये दोनों किस पर हैं? ये रावी नदी पर हैं। अभी साथियों जो उस समय 2018 में SSC वीडियो का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि चमेरा परियोजना किस नदी पे? तो रावी या परुसड़ी पे है। थीन बांध ये भी रावी या परुसड़ी पर है। अब अगला क्वेश्चन मैं चर्चा करूँगा सतलज की। तो सतलज जो है, सतलज को सतुर्दी कहा गया है। सतलज को सतुर्दी कहा गया है। तो यहाँ से जो सतलज है, यहाँ से, ठीक है, सतलज यहाँ से निकल कर इस प्रकार बहती है। तो यह मानसरोवर के निकट राकसताल झील से, तो राकसताल जो झील है से निकलती है। यह सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से प्रवेश कर जाती है, वैसे निकल आती है। तो सतलज कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से, मानसरोवर के निकट। और सिपकीला दर्रे से भारत प्रवेश करती है। इस पर भाखड़ा नागल बांध परियोजना है, कोल बांध है, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना है। ये सब नाथपा झाकरी, कोल बांध और भाखड़ा नागल परियोजना, ये सब किस पे हैं? सतलज नदी पर हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों।
अब नेक्स्ट इसके बाद मैं बात करूँ हिमालय की। हिमालय में जैसे एक और नदी है सबसे बड़ी, ब्रह्मपुत्र नदी अववाह तंत्र। तो जो ब्रह्मपुत्र है इसकी चर्चा करूँ तो ब्रह्मपुत्र जो है बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर तिब्बत में मानसरोवर झील से कह सकते हैं, ये यहाँ पर एक ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, इसको चेमा कहते हैं, चेमा 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 युंगडुंग ग्लेशियर। तो ग्लेशियर मतलब जब बर्फ़ पिघलती है तो ग्लेशियर बर्फ़ का पहाड़ होता है, बर्फ़ का घर कहते हैं उसे। उसी से पानी जब एक झील बन जाती है उसमें जाता है और वहीं से निकलती है। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है कि तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, यहाँ से निकली सांगपो, फिर चीन में गई तो चीन में यहाँ पर इसे येरलुंग जांगबो कहते हैं, येरलुंग 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 जांगबो क्या कहते हैं, येरलुंग जांगबो कहते हैं। और उसके बाद में साथियों चीन के बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में कह सकते हैं कि जब प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, दिहांग के नाम से, दिहांग के। और अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में ब्रह्मपुत्र नाम पड़ जाता है। असम के बाद जब ये बांग्लादेश में आती है तो बांग्लादेश में इसे कह सकते हैं जमुना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, जमुना के नाम से। एक बार फिर समझेंगे, ठीक है। तो इधर मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो ब्रह्मपुत्र है, ठीक है साथियों, ये तिब्बत में मानसरोवर झील से निकली, यहाँ पे इसका नाम क्या है, सांगपो हो गया। उसके बाद जब ये चीन में गई यहाँ पे इस जगह, तो इसका नाम पड़ गया येरलुंग 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 जांगबो, येरलुंग जांगबो, ठीक है। उसके बाद में जब ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कह सकते हैं प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, दिहांग। उसके बाद जब ये असम में आती है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया, ब्रह्मपुत्र। और कह सकते हैं इसके बाद जब ये बांग्लादेश में आई तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, जमुना के नाम से, याद रखना है। और यही जमुना इधर जो गंगा आ रही, गंगा की पद्मा हो जाती है, तो जमुना और पद्मा जब मिल गई उसके आगे की जो धारा है वो मेघना के नाम से जानते हैं, ठीक है साथियों। तो देखो मैं बात करूँ ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में, और इसे सांगपो कहते हैं वहाँ पर तिब्बत में, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में है अरुणाचल प्रदेश के सादिया से प्रवेश करती है जहाँ इसे दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में सादिया में प्रवेश करके दिहांग कहलाती है। जब यह असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम के डिब्रूगढ़ के पास विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, माजुली द्वीप। पिछली बार आया था साथियों आपके पैट के एग्जाम में। तो कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली है, नदी पर स्थित द्वीप साथियों। अब हमने आपसे कहा द्वीप क्या होता है, तो द्वीप के मतलब होता है जो एक वह लघु स्थलखंड जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है वो द्वीप कहलाएगा। एक बृहत स्थलखंड तो वो चारों ओर से जब घिरा होता है तो उसे महाद्वीप कहते हैं। तो लघु स्थलखंड जब चारों ओर से जल से घिरा उसको द्वीप कहलाता। तो ये नदी के अंदर एक द्वीप है। जैसे कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र इधर से आती हुई और असम में इस प्रकार से कह सकते हैं आगे चलकर फिर मुड़ जाती है, तो इस प्रकार बहती है ये असम में, ऐसे आगे फिर चली जाती है। तो इसके अंदर जो धारा है, यहाँ पर ये धारा थी एक, उसके बाद फिर ये दो धाराओं में बट गई ऐसे करके, और यहाँ फिर आगे चलकर फिर एक धारा बन जाती है। तो इसके अंदर यहाँ पर एक द्वीप बना हुआ है इस नदी में, तो इसे कह सकते हैं डिब्रूगढ़ के पास में इसे माजुली के नाम से जानते हैं। माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है साथियों। जबकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, और द्वीप समूह पूछा जाए तो इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट है तो प्रायद्वीप, अरब का प्रायद्वीप साथियों। नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में सादिया से प्रवेश करती है दिहांग कहलाती है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और डिब्रूगढ़ के पास विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे क्या कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, याद रखेंगे। अंत में यह पद्मा नदी गंगा में मिलकर मेघना के नाम से जानी जाती है, तथा इनकी संयुक्त जलधारा मिलकर सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है, और करते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब साथियों क्वेश्चन आया है डेल्टा, तो मैं डेल्टा की बात करूं, कह सकते हैं जब जैसे हम यहीं पे बात कर, जैसे कि गंगा जैसे यहाँ से निकलती हैं तो गंगा इधर पे जब आती हैं, उसके बाद जब कह सकते कोई भी नदी हो,
जब उसका समापन होता है, समापन के समय जब वो उसका जल अनेक धाराओं में बढ़ जाता है या वृक्षनुमा तंत्र बना लेता है, तो उसी जो स्थलाकृति को डेल्टा कहते हैं। फिर समझेंगे, जब कोई नदी समापन की ओर होती है तो उसका जल एक धारा के रूप में समुद्र में ना मिले, अनेक धाराओं में बढ़ जाए, और अनेक धाराओं में जैसे वृक्षनुमा तंत्र बना ले, तो उस कह सकते हैं आकृति को कह सकते हैं, क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता, अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो फिर समझेंगे अंत में, पद्मा या गंगा में मिलकर ये मेघना के नाम से जानी जाती है। इसकी संयुक्त जलधारा मिलकर सुंदर डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। याद रखेंगे। सुंदरबन में क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। और जो मैंग्रोव वन की मैं बात करूं, तो मैंग्रोव वन हमारे भारत में सबसे अधिक कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल है, गुजरात है और अंडमान निकोबार है, पाए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में या सुंदरबन के डेल्टा में सबसे अधिक हैं। उसके बाद गुजरात में मैंग्रोव वन है, तो पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात में, और उसके बाद में कह सकते हैं अंडमान निकोबार में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बात करूं कि मैंग्रोव वन क्या है, कहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो इसका भी मतलब है कि जब कह सकते हैं कि नदियों का जल, नदियों का मीठा जल समुद्र के खारे जल से जिस जगह पर मिलता है, तो समुद्र का जो खारा जल है ये, और नदियों का मीठा जल जिस जगह पर मिलता है, तो उस जगह जिस कह सकते हैं वनस्पति का निर्माण होता है, उस वनस्पति को मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं ब्रह्मपुत्र के। तो गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है, धुबरी है, ये सब शहर ब्रह्मपुत्र के किनारे पर बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं, जैसे संकोश नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो भूटान से निकलती है। कहाँ से निकलती है, भूटान से। तीस्ता नदी, ये भी कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ऊपर से आती है। और भारत बांग्लादेश का विवाद इसके बीच में चलता, तीस्ता के बीच में। जबकि मानस नदी है, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। स्वर्णश्री, ये भी तिब्बत से निकलती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। लोहित नदी तिब्बत से निकलकर असम में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, तो लोहित नदी भी इसकी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि असम में भारत में सबसे लंबा सड़क पुल, जो सबसे लंबा सड़क पुल है वो लोहित नदी पर ढोला से सादिया के बीच में बना हुआ, जिसे भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है, ये असम में भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा, भूपेन हजारिका सेतु है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। याद रखेंगे। किसके नाम पर रखा गया है, तो जो असम के संगीतकार थे भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये भी याद रखना है। ये कौन थे, ये असम के संगीतकार थे। इनके साथ में कह सकते हैं जो हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, और कह सकते हैं महाराष्ट्र में से राज्यसभा सांसद, या कह सकते हैं महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद थे जिनका नाम था नानाजी देशमुख। तो उनको भी इन्हीं के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन कौन, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका 2019 भारत रत्न से सम्मानित माने हुए थे। अब अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी तंत्र की अब हम बात करेंगे साथियों। तो हिमालय ही चल रहा है अभी, तो गंगा में भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो गंगा की मैं बात करूं, तो जो गंगा नदी है साथियों, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। तो गंगा जो है, ठीक है, इस प्रकार से गंगा जो है यहाँ पर उत्तराखंड में गोमुख ग्लेशियर से निकलती हुई इधर से ऐसे बहती हुई और इधर चली जाती है। तो गंगा जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख ग्लेशियर से निकलती हैं। उसके बाद में इधर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो बिजनौर है, बिजनौर में प्रवेश करती हुई बलिया से बिहार में, बिहार से झारखंड से पश्चिम बंगाल होती हुई बांग्लादेश में आ जाती हैं। तो ये 5 राज्यों में बहती हैं। जैसे यहाँ पर उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होती बांग्लादेश में चली जाती हैं। तो कितने राज्यों में गंगा बहती, 5 राज्यों में। और गंगा में यहाँ पर कह सकते हैं प्रयागराज में यमुना मिल जाती है, याद रखेंगे। और कह सकते हैं प्रयागराज में संगम कहा जाता है। गंगा जो है, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, ये भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। और कह सकते हैं कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा, और भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी
तो ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर लंबाई भारत से होकर बहती है, हाँ, लेकिन भारत की नहीं है, ठीक है, क्योंकि भारत से निकलती नहीं है, इसलिए याद रखेंगे। तो 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है और यह भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। अब अगला क्वेश्चन है कि जो गंगा है इन्हें कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। यह 5 राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती हैं। तो जैसे हमने आपको बताया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो इनसे बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती हैं। कौन कौन से 2 देशों में गंगा बहती हैं? तो भारत और बांग्लादेश में बहती हैं। अब क्वेश्चन है कि कहाँ इसका उद्गम कहाँ है और इसका मोहाना कहाँ है? तो गंगा का जो मोहाना है, मोहाना का मतलब जहाँ पर समापन होता है, तो बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। और उद्गम तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से भागीरथी नाम से निकलती हैं। तो अब क्वेश्चन कौन सा? तो इधर भागीरथी और अलकनंदा जो 2 नदियाँ हैं, भागीरथी अलकनंदा के मिलने से गंगा देवप्रयाग में कह सकते हैं मिलती हैं। उसके बाद कैसे गंगा मैदानी भाग में आ जाती है, हरिद्वार के पास में ये गंगा मैदानी भाग में आ जाती हैं। तो कैसे क्या क्या ये देवप्रयाग, याद रखें, भागीरथी अलकनंदा मिलती हैं। नेक्स्ट है तो भागीरथी के नाम से गोमुख से निकलती हैं और हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। ये बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, कई बार आया है। बलिया से बिहार में चली जाती हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में गंगा बहती है? तो 28 जिलों में बहती हैं। अब नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 NW1 जो है नेशनल वाटरवे संख्या 1, ये कह सकते हैं इसी पर स्थित है और प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है, याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, बात करूँ पंच प्रयाग जो गंगा से संबंधित, जैसे कह सकते हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो जो देखो साथी यहाँ पर ये देव प्रयाग दिया गया, यहाँ से गंगा नाम पड़ता है इनका। तो देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियाँ मिल जाती हैं, इनके मिलने से देव प्रयाग बनता है। और रुद्रप्रयाग की बात करूँ तो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं, तो वहाँ से रुद्रप्रयाग बोला पड़ता है वहाँ पे। क्योंकि कर्णप्रयाग और अलकनंदा, तो ये पिंडार नदी जो है, पिंडार है, देखो डारा है पिंडार है, तो कर्ण, इसे याद रखना। अलकनंदा और पिंडार के मिलने से कर्णप्रयाग बनता है। जबकि यहाँ नंदाकिनी, नंद लिखा ही तो नंद प्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी से मिलने से बनता है। लेकिन विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा, तो अलकनंदा और धौलीगंगा जहाँ मिलती है वहाँ विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। और नंद प्रयाग तो नंदाकिनी अलकनंदा, कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडार हो जाएगा, रुद्र प्रयाग तो अलकनंदा मंदाकिनी और देव प्रयाग भागीरथी तथा अलकनंदा के मिलने से यहीं से इनका नाम गंगा पड़ जाता है। और कह सकते हैं भागीरथी प्लस भिलंगना गणेश प्रयाग पर टेहरी परियोजना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेहरी बांध किस नदी पे है? किन 2 नदियों के? भागीरथी और भिलंगना के संगम पर साथियों। कहाँ? ये उत्तराखंड में पड़ता है, भागीरथी भिलंगना के संगम पर टेहरी बांध परियोजना। नेक्स्ट है जो टेहरी बांध परियोजना है, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तथा भारत सरकार, ये केंद्र सरकार की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी गंगा की? तो दाईं ओर से और बाईं ओर से। जैसे गंगा इधर बह रही हैं तो इधर दाईं ओर से ऐसे तो जा ही रही हैं ऐसे करके, तो इसका दायां इधर है, तो दाईं ओर से जैसे कह सकते हैं यमुना मिल गई प्रयागराज में, है ना। टोंस सोन नदी मिल गई, सोन नदी पटना में मिल जाती है। तो आपको पता होगा पटना जो है गंगा और सोन के संगम पर ही है, सोन नदी मिलती है। तो यमुना, टोंस और सोन नदी ये दाएं सिरे से, जबकि बाएं सिरे से बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं गंगा में आके। तो जैसे बाईं ओर से रामगंगा मिल गई बिजनौर में, गोमती मिल गई। गोमती जो है ये पीलीभीत जिले की फुल्लर झील से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग से निकलने वाली नदी है। गोमती सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ ये गोमती नदी पर बसे हुए हैं। घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है, ये सब गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। अब अगला क्वेश्चन है प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तो कह सकते हैं कि हरिद्वार जो उत्तर प्रदेश में हरिद्वार है, हरिद्वार ये तो उत्तराखंड का हो गया हरिद्वार। जबकि कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, बनारस, गाजीपुर, बलिया और कह सकते हैं पटना, कोलकाता। तो बलिया से देखो बिहार में चली गई, पटना, कोलकाता, भागलपुर इस पर गंगा किनारे बसे हुए हैं। जबकि मैं बात करूं कि ये परियोजना कौन कौन सी गंगा पर, तो टेहरी बांध परियोजना हमने आपको बताई थी, भागीरथी भिलंगना के संगम पर है। फरक्का बांध परियोजना भी साथियों गंगा पर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर देखो साथी दिया भी गया है कि गंगोत्री हिमानी, ये देखो गंगोत्री हिमानी दिया है, भागीरथी निकल रही है यहाँ से और
ये संतोपत हिमानी से ये अलकनंदा निकल रही हैं साथियों। तो यहाँ पर अलकनंदा ये इधर देखो बहती हुई, ये देखो इधर से आती, यहाँ मिलती देवप्रयाग में। इधर देखो इधर भागीरथी आ रही है ना, तो भागीरथी और इधर ये अलकनंदा, यहाँ से देखो ये अलकनंदा लिखा, ये इधर से आ रही है, तो भागीरथी अलकनंदा यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पर ऐसे देवप्रयाग, और यहीं से इसका नाम गंगा पड़ जाता है, और गंगा यहाँ हरिद्वार मैदानी भाग में आ जाती हैं। जबकि इसके पहले जो ये सब दिया गया इनको भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि ये देखो धौली गंगा और अलकनंदा तो आ ही रही यहाँ से, तो धौली गंगा अलकनंदा जहाँ मिलती धौली, तो अलकनंदा धौली गंगा, तो ये विष्णु प्रयाग बन गया। फिर यहाँ से अलकनंदा आ रही है और यहाँ पे नंद प्रयाग, तो कह सकते हैं नंदाकिनी है, तो नंद प्रयाग बन गया यहाँ पे। फिर यहाँ से अलकनंदा आई, ये पिंडार नदी आ रही है, तो पिंडार और अलकनंदा कर्ण प्रयाग हो गया। उसके बाद फिर अलकनंदा आई यहाँ से, और इधर केदारनाथ से ये मंदाकिनी आ रही है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से रुद्रप्रयाग बन गया। फिर इसके बाद में यहाँ से भागीरथी आ रही है और इधर अलकनंदा, तो इनके मिलने से कैसे देवप्रयाग बनता है, और देवप्रयाग में इनका नाम गंगा पड़ जाता है, गंगा हरिद्वार में मैदानी भाग में आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे कन्नौज है साथियों, तो यहाँ पे क्या है, कन्नौज है, ये देखो दे दिया गया है ये कन्नौज। और इधर कन्नौज में देखो हमने आपको बताया था रामगंगा बाईं ओर से मिल रही है, ऊपर साइड से बाईं ओर से रामगंगा मिल रही है, बाईं ओर से गंगा की प्रथम सहायक नदी, तो कौन, गंगा की बाईं ओर से प्रथम सहायक नदी कन्नौज में मिलती है, कौन सी, रामगंगा हो गई। फिर यहाँ से कह सकते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़े, तो यहाँ से पीलीभीत की फुल्लर झील से उत्तर प्रदेश में गोमती नदी निकली मैदानी भाग से, और उसके बाद यहाँ से मिल गई गाजीपुर में, तो गाजीपुर में कह सकते हैं गोमती मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ साथ ही थोड़े आगे बढ़ते हैं तो काली नदी देखो, यहाँ इसे शारदा के नाम से फिर आगे जानते हैं। नेपाल से ये करनाली निकलती है, बाद में इसे घाघरा कहते हैं। तो ये सब, तो देखो काली नदी ये इसे छपरा बिहार में गंगा मिल जाती है। उसके बाद में साथ ही अभी हम बाईं ओर की बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ से गंडक नदी आती है, सोनपुर बिहार में मिलती है। फिर कोसी नदी नेपाल से निकलती है, और ये कोसी नदी कुसेला भागलपुर में कुसेला नामक स्थान पे ये कह सकते हैं जो कह सकते हैं कोसी नदी गंगा मिलती है। जबकि इसके बाद में कह सकते हैं यहाँ पे दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है महानंदा, तो महानंदा जो है ये साथियों कह सकते हैं ये अंतिम सहायक नदी है गंगा की, और बाईं ओर से मिलने वाली है। ये पश्चिम बंगाल में कह सकते हैं यहीं पर फरक्का बांध बना हुआ है, यहाँ पे मिल जाती है महानंदा। और उसके बाद में कैसे गंगा थोड़ी आगे जाती हैं, तो गंगा की एक शाखा यहाँ हुगली के नाम से जानी जाती है, और इसी हुगली से एक शाखा इधर चली जाती है इस साइड, और इसे दामोदर के नाम से जानते हैं। जबकि इधर जो ये शाखा आ रही है ये बांग्लादेश में चली गई, इन्हें पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इधर देखो ये जमुना बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र कर रही थी, ब्रह्मपुत्र जब यहाँ पे मिल गई और इधर पद्मा आ रही है, तो इसके बाद जो ये धारा है ये मेघना कहलाएगी, याद रखना है। अब क्वेश्चन ये है, फिर समझेंगे एक बार, तो गंगा की बाईं ओर से पहली सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, बाईं ओर से पहली सहायक नदी रामगंगा, कहाँ पर, कन्नौज में गंगा मिली। फिर पीलीभीत से फुल्लर झील से गोमती नदी निकली, तो गाजीपुर में गंगा मिल गई, ये बाईं ओर की भी हम बता रहे हैं। उसके बाद काली नदी शारदा करनाली ये नेपाल से निकल कर एक छपरा बिहार में गंगा में बाईं ओर से मिलती हैं। फिर कह सकते गंडक नदी जो है ये सोनपुर बिहार में गंगा मिलती बाईं ओर से। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहते हैं इधर से आती हुई कुसेला नामक स्थान भागलपुर में गंगा मिल जाती है। उसके बाद में कह सकते हैं जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा निकलती है ये अंतिम सहायक नदी है बाईं ओर से, और कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक बांध से यहाँ मिल जाती है, यहाँ पे याद रखना। अब हम बात करेंगे गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। तो देखो साथियों जो गंगा है यहाँ से देखो यमुनोत्री ग्लेशियर से या हिमानी से यमुना निकलती हैं, तो यमुना नदी इधर आती है इधर पे, और यहाँ से आने के बाद में कह सकते हैं यमुना इटावा से होती हुई इधर हमीरपुर बांदा से होती हुई कह सकते हैं, अभी हम यमुना की बता देंगे शायद यहीं पे हमीरपुर बांदा से होती हुई ये देखो कह सकते हैं प्रयागराज में गंगा मिल जाती है, यहीं पर संगम बना हुआ है। तो कह सकते हैं दाईं ओर से ये यमुना मिलती है साथियों गंगा में प्रयागराज में। उसके बाद में कह सकते हैं कि ये देखो जो सोन नदी है, सोन नदी ये पटना बिहार में गंगा में मिलती है। जबकि ये दो एक नदी है याद रखना। अच्छा ये देखो सुंदरवन का डेल्टा भी बन रहा है। अब हम बात करेंगे कह सकते हैं कि दामोदर को देखो पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं पश्चिम बंगाल का दामोदर को, तो उसी हुगली से एक नदी निकल जाती थी हुगली की शाखा। अब यहाँ पे देखिए साथियों यहाँ पे ये मैप में दिया गया है कि जो यमुना नदी निकल रही थी, तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो चंबल है, और चंबल जो है मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बहती हुई इटावा में कह सकते हैं यमुना में मिल जाती है।
याद रखना। चंबल कहाँ पे? इटावा में। ये उमरिया इटावा का बॉर्डर है। पचनंद क्षेत्र पड़ता है जो हमारे यहाँ पड़ता है। पचनंदे बहुत प्रसिद्ध स्थल है साथियों। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कह सकते हैं, इसके बाद में चंबल जो गंगा यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और कह सकते हैं ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से बहती हुई उमरिया इटावा के बॉर्डर पर पचनदे क्षेत्र में यमुना मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ से सिंध नदी निकलती, सिंध भी मिल आगे यमुना मिलती, फिर बेतवा नदी निकलती, हमीरपुर में यमुना में बेतवा मिल जाती है। तो बेतवा नदी जो है कहाँ पर यमुना मिलती है? तो हमीरपुर में मिलती है। जबकि केन नदी जो है, केन नदी बांदा जिले में यमुना मिलती है। केन कहाँ पर मिलती है? बांदा में है, यमुना में मिल जाती है। तो याद रखना है साथियों। तो साथियों इसको हमने मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश की है, और ये मैप, ये PDF आपको दे दी जाएगी साथियों, तो उसमें भी आप देख लेना है साथियों। तो अच्छे से हमने समझाने की कोशिश की है आपको। अब यहाँ पर जैसे हमने आपको ये सब बता दिया, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर जैसे यमुना की बात करें, यमुना के बारे में जैसे हमने आपको बताया, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, और गंगा की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, तथा उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, सहारनपुर में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? सहारनपुर से प्रवेश करती है। जबकि कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों से बहती है? तो उत्तर प्रदेश के 19 ज़िलों से बहती है। प्रमुख शहर जो कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, मथुरा, वृंदावन और आगरा, कह सकते हैं इटावा और कालपी। आगरा, इटावा, कालपी कह सकते हैं। तो कौन कौन से? दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी। कालपी जालौन में पड़ता है साथियों। और कह सकते हैं कौशाम्बी और बटेश्वर, प्रयागराज, इन सब से होती हुई यमुना कह सकते हैं कि उधर प्रयागराज में गंगा में मिल जाती हैं। तो यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं, बाईं ओर से जैसे हिंडन है, हिंडन और बरुड़ा, ये हिंडन नदी कह सकते हैं। आलमगीरपुर आपने सुना होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ में जो हिंडन नदी पर बसा हुआ है, वही हिंडन है ये। तो जो बाईं ओर से यमुना में मिलती है साथियों। कहाँ से? बाईं ओर से यमुना में। याद, दाईं ओर से चंबल, सिंध, बेतवा, केन आपको हमने बताया, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अब हम बताएंगे रामगंगा के बारे में। तो रामगंगा हमने आपको बताया था कि कन्नौज में जो हमने कहा था कि यमुना में मिल जाती है, तो याद रखेंगे। तो रामगंगा उत्तराखंड की दूधातोली पर्वत से निकलती। कहाँ से निकलती? दूधातोली पर्वत से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो बिजनौर है वहाँ से प्रवेश करती है रामगंगा भी, और गंगा भी उत्तर प्रदेश बिजनौर में प्रवेश करती हैं दोनों। या गंगा और रामगंगा कहाँ से उत्तर प्रदेश प्रवेश करती? बिजनौर में प्रवेश करती हैं। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? ये देखो, अच्छा क्वेश्चन, रामगंगा है। कन्नौज के निकट गंगा नदी में ये मिल जाती है। अब नेक्स्ट है कि बिजनौर, कौन कौन से ज़िले हैं? बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, इन जिलों से बहती है। और जैसे कालागढ़ बांध परियोजना है, रामगंगा परियोजना है, ये रामगंगा नदी पर है साथियों। नेक्स्ट है शारदा नदी, जिसे काली नदी के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती। तो कहाँ से शारदा नदी निकलती है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी नामक स्थान से, जिसका कह सकते हैं विवाद भी चलता है नेपाल से। अब बात करें कि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से ये प्रवेश करती है। तो शारदा नदी कहाँ प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में। और सीतापुर में यह घाघरा नदी में मिल जाती है। तो कहाँ पर? सीतापुर में घाघरा में मिलती है। और उसके बाद शारदा नदी जो है, शारदा नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलकर घाघरा नदी बन जाती है। तो जो शारदा नदी है ये ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली से मिलने पर घाघरा बन जाती है, और पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, इन जिलों में बहती है ये। नेक्स्ट है गोमती नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुल्लर झील से निकलती है। किससे? फुल्लर झील। और ये मैदानी भाग से निकलने वाली नदी है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलती है? तो गोमती किनारे हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और जौनपुर, सुल्तानपुर, ये सब गोमती नदी किनारे पर बसे हुए हैं। तो देखिए साथियों, पीलीभीत के फुल्लर झील या गोमत ताल से निकलती है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग में, इंपॉर्टेंट है साथियों, गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। तो गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर ये मिलती है। कौन सी? कह सकते हैं गोमती नदी। और जहाँ प्रसिद्ध मार्कंडे महादेव मंदिर स्थित है, कहाँ पर? गाजीपुर में कैथी नामक स्थान पर। इसी सहायक नदियाँ सई है, बिजवान झील हरदोई से निकलती है सई नदी। तो जो सई नदी है इसकी ये कह सकते हैं
कि गोमती नदी की सहायक नदी है। ये लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर इसके किनारे पर बसे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। अब बताऊं कि घाघरा, जो घाघरा या सरयू या करनाली के नाम से जानते हैं, तिब्बत के पठार पर स्थित माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है। तो कौन सा? माप चाचुंगो हिमनद से घाघरा निकलती है। पर्वतीय प्रदेश में करनाली तथा मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है। जो पर्वत वाला क्षेत्र है वहाँ पर इससे जब निकलती है तो उसे करनाली, उसके बाद जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो कह सकते हो उसे मैदानी भाग में जब आती है तो उसे घाघरा के नाम से जानते हैं। अयोध्या में सरयू कहलाती है। तो इसी नदी को अयोध्या में क्या कहते हैं? सरयू कहते हैं। यह 3 देश में बहती है, चीन, नेपाल और भारत में बहती है। कौन सी? जो सरयू नदी है, या कह सकते हैं कि घाघरा कह देते हैं इसको, या सरयू कहते हैं, या करनाली कहते हैं। तो करनाली पर्वतीय भाग में और कह सकते हैं कि सरयू मैदानी भाग में कहते हैं। मैदानी भाग में पर्वतीय में करनाली भी कह देते हैं। याद रखना, मैदानी भाग में घाघरा और इसे आगे चलकर अयोध्या में सरयू कहते हैं। अब उसे गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यही हो जाएगी। अब अगला है, यह लखीमपुर व बहराइच की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती। तो लखीमपुर खीरी और बहराइच से सीमा लगाती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अब बात करेंगे हम राप्ती नदी। तो जो गोरखपुर है राप्ती नदी किनारे पर बसा हुआ, कई बार पूछा जाता है और वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गोरखपुर इतना ही पूछा जाता है किस नदी पे है। नेक्स्ट है, तो नेपाल के रुकमकोट के समीप से निकलती। तो इसका उद्गम कहाँ है? नेपाल में रुकमकोट के समीप से देवरिया में बरहज नामक स्थान पर घाघरा में मिल जाती है। कौन सी राप्ती नदी कहाँ पर? देवरिया में बरहज नामक स्थान पर घाघरा में मिल जाती है। और कह सकते हैं कि गोरखपुर जो है किस पे है? राप्ती नदी पर है। समीक्षा अधिकारी 2013 में आ चुका है। सहायक नदी, तो रोहिणी इसकी जो सहायक नदी है, कौन सी? रोहिणी किसकी सहायक नदी है? तो उसकी राप्ती की सहायक नदी है। अब हम गंडक की बात करेंगे। तो जो गंडक है, गंडक को सालीग्राम, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी संख्या में छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं जिन्हें सालीग्राम कहा जाता है, ठीक है। और नारायणी नदी, तो इसे नारायणी और सालीग्रामी नदी के नाम से भी जानते हैं। कौन से? गंडक नदी को। तो नेपाल में काली गंडक व त्रिशूल गंगा के संयुक्त धारा को गंडक कहते हैं। तो नेपाल में काली गंगा और त्रिशूल गंगा जो है उसके संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? गंडक कहते हैं। यह महाराजगंज व कुशीनगर जिले की सीमा पर बहती हुई पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। तो महाराजगंज कुशीनगर जिले की सीमा पर बहती हुई ये कहाँ पर गंगा मिलती है? तो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। अगला मैं बात करूँ कोसी नदी की। तो जो कोसी नदी है ये माउंट एवरेस्ट के गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ पर है? तो इसका जो उद्गम है माउंट एवरेस्ट के गोसाईनाथ चोटी से है। अब क्वेश्चन है कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं तथा सबसे अधिक पथ प्रदर्शक नदी भी कहते हैं, या सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, कोसी नदी भारत की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। बिहार में भयंकर बाढ़ लाने के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। पिछली बार देखो साथियों आया भी था पैट के एग्जाम में। कोसी भागलपुर के निकट गंगा में मिल जाती। तो कहाँ पर गंगा में मिलती है? तो भागलपुर के निकट गंगा में मिलती है। और कह सकते हैं कि इसे पर कोसी परियोजना भी बनी हुई है। अब इसके बाद में मैं महानंदा की बात करूँ तो महानंदा हमने आपको बताया था कि दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती और गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी महानंदा है ना। और कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में ये मिलती है। तो महानंदा जो है ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, यह गंगा की अंतिम सहायक नदी है, याद रखना है। अब हम बात करेंगे दामोदर नदी की। तो जो दामोदर नदी है इसका जो उद्गम है छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसके पूर्वी किनारे से है तथा भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। तो कह सकते हैं कहाँ? हुगली नदी मिल जाती है, हमने कहा था। और कह सकते हैं हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी। तो हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। और इसे बंगाल का शोक कहते हैं, कई बार पूछा जाता है। यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है, ये पूछा। तो और कह सकते हैं गिरिडीह एवं दुर्गापुर के मध्य में 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल बनकर रह गई है। तो जैविक मरुस्थल भी है गिरिडीह और दुर्गापुर जिलों के बीच में 300 किलोमीटर लंबा। जबकि इसकी जो सहायक नदियाँ हैं दामोदर की, तो बराकर नदी है और बोकारो है, कोनार है, जमुनिया है। ये सब इसकी कह सकते कौन कौन सी? बराकर, बोकारो, कोनार और जमुनिया, ये इसकी दामोदर की सहायक नदियाँ हैं जिसे बंगाल का शोक कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना तथा
तिलैया बांध जो बराकर नदी पर है, तिलैया बांध, मैथान बांध, कोनार परियोजना, ये सब इसी पर स्थित हैं। क्योंकि किनारे बसे जो शहर हैं, धनबाद है, दुर्गापुर है, ये कैसे धनबाद झारखंड में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है साथियों। ये सब कह सकते हैं दामोदर नदी पर बसे हुए हैं। धनबाद कई बार पूछा जाता है, धनबाद कहाँ, झारखंड में है। अब कह सकते हैं साथियों, ये तो हमने आपको हिमालय की जो नदियाँ थी, हिमालय नदी तंत्र, उनके बारे में चर्चा किया। तो इसी के बाद अब हम प्रायद्वीप जो है, हमारा जो प्रायद्वीप भारत है, उसकी जो ये जो क्षेत्र है प्रायद्वीप का, इसकी जो नदियां हैं इनकी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों कह सकते हैं कि प्रायद्वीप का मतलब होता है वही क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो कह सकते हैं कि प्रायद्वीप की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो कौन कौन सी अरब सागर में गिरती हैं? साबरमती जो अहमदाबाद बसा हुआ गुजरात में, माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जबकि नर्मदा नदी ये भी अरब सागर में गिरती है, और कह सकते हैं ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, ये कह सकते हैं। जबकि प्रायद्वीप भारत की जो सभी प्रमुख नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि इनमें से साबरमती हुई, माही हुई, नर्मदा हुई, ताप्ती ये अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, तो यही 4 हो जाएंगी। अगला गोदावरी। तो गोदावरी के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं ये प्रायद्वीप भारत की, पहला तो पॉइंट यही है, ये दक्षिण भारत हो या प्रायद्वीप भारत हो, इसकी सबसे बड़ी नदी है, याद रखना है। तो महाराष्ट्र में जो नासिक जिला है, नासिक में एक पहाड़ी है, एक गांव पड़ता है त्र्यंबकेश्वर, गांव की पहाड़ी से ये निकलती है, इसका उद्गम है, और 1465 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई है। अब इसके अन्य नाम पूछे तो गोदावरी यहाँ से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर ये इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दक्षिण की गंगा है ना, और दक्षिण गंगा, दक्षिणी गंगा, वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा, इन सब के नाम से। जबकि दक्षिण भारत की गंगा तो अलग हो जाए, दक्षिण भारत की तो वो कावेरी होगी, लेकिन दक्षिण की तो गोदावरी, दक्षिण गंगा भी गोदावरी है, दक्षिणी गंगा गोदावरी, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा गोदावरी को कहते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तथा भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है, याद रखना है। अगला है नासिक जिले में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो याद रखना है। तो नासिक गोदावरी के किनारे पर बसा, कुंभ मेला 4 जगह लगता है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। तो उज्जैन क्षिप्रा नदी, नासिक गोदावरी, हरिद्वार गंगा, प्रयागराज यमुना, यह संगम कह सकते हैं, तो याद रखना है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं गोदावरी की, इंद्रावती, सबरी, बैनगंगा, पैनगंगा, बरधा, मंजरा, ये सब कह सकते हैं कि गोदावरी की सहायक नदियां हैं, याद रखना है। इंद्रावती, सबरी, बैनगंगा, पैनगंगा, बरधा, मंजरा, ये कई बार, इंद्रावती तो कई बार पूछी गई है, बैनगंगा, पैनगंगा भी पूछी जाती हैं। अब मंजरा जो नदी पर निजाम सागर बांध स्थित है, कौन सा निजाम सागर बांध किस पे है? मंजरा नदी पर है। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे कृष्णा नदी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदी है। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो इसका जो कृष्णा का उद्गम है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? कृष्णा नदी, याद रखेंगे। इसकी सहायक नदियाँ कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी हैदराबाद बसा है, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, तो ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। ये भी कई बार एग्जाम में आती हैं कि कोयना परियोजना कोयना नदी पे है, कोयना बांध, तो कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी है ना, और घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, ये किसकी? कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। याद रखें, कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र की जीवन रेखा किसे कहते हैं? कोयना को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। विजयनगर कह सकते हैं, जो विजयनगर है साथियों, ये विजयनगर साम्राज्य, यहाँ पर जो हम्पी है, हम्पी विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। याद रखना, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ये कहाँ पर बसा? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। अब अगला पॉइंट है कि यहाँ पर कौन कौन सी परियोजना है कृष्णा नदी पर? तो श्रीशैलम परियोजना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना, अलमाट्टी बांध, ये सब कृष्णा पर हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी, अलमाट्टी बांध कृष्णा नदी, हो सकता है इनमें से पूछ लिया जाए एग्जाम में आपके। श्रीशैलम भी कृष्णा नदी पर है साथियों। अगला क्वेश्चन है,
कृष्णा नदी जो विवाद है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य में 1957 से चला आ रहा है। तो कौन कौन से बीच में? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच कब से? 1957 से चला आ रहा है कृष्णा नदी जल विवाद। याद रखना है किन किन राज्यों के बीच में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच में है। ठीक है, याद रखना किसके किसके बीच में? आंध्र प्रदेश जो है ना, कर्नाटका और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के इधर कर्नाटका, इधर महाराष्ट्र, इधर आंध्र प्रदेश के बीच में कृष्णा नदी जल विवाद चल रहा है। अब हम बात करेंगे कावेरी की। तो साथियों, जो कावेरी नदी है इसका जो उद्गम है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। तो ये कह सकते हैं जो कर्नाटका है, कर्नाटका यहाँ पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, यहाँ से निकलती हुई कावेरी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो पहाड़ियों से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ शिव समुद्रम व श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण करती है। तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम कई बार पूछा जाता है, याद रखना है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर स्थित है, ये भी याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है इसकी जो सहायक नदियाँ हैं तो कावेरी की तो हेमावती है, अर्कावती है और भवानी, अमरावती। अमरावती किसकी है? कावेरी की सहायक नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमरावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। हेमावती, अर्कावती, ठीक है, ये सब किसकी हैं? कावेरी। अब क्वेश्चन है कि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, जबकि यहाँ पर कृष्णराज सागर बांध है, जलाशय, और मैटूर बांध, ये कई बार एग्जाम में पूछा था। मैटूर बांध किस नदी पे है? अलमाटी किस नाम पे था? जबकि जो मैटूर है ये कावेरी नदी पर स्थित है। अब क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का जो जल विवाद है ये किन किन राज्यों के बीच में है? तो कावेरी नदी जो जल विवाद है ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और पुदुचेरी के बीच में है। कौन कौन से राज्य हैं? तो कृष्णा नदी पे जल विवाद जो है, ये कावेरी की बात करूँ तो कह सकते हैं कि कावेरी नदी जो विवाद है वो कर्नाटका हुआ, केरला हुआ, है ना, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तथा पुदुचेरी भी यहीं पड़ता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच में किस कावेरी नदी जल विवाद है, याद रखना है। जबकि आपको हमने जो कृष्णा नदी का बताया था तो वहाँ पर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का, कर्नाटका बताया था। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक वो कह सकते हैं कृष्णा नदी का था। कावेरी का कह सकते हैं कि कर्नाटक, ठीक है, केरल और तमिलनाडु तथा पुदुचेरी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महानदी की बात करूं तो जो महानदी है ये इसका उद्गम मध्य प्रदेश के रायपुर के सिंघावा से निकलती है। कहाँ से? सिंघावा के निकट। यह कटक जो है महानदी पे है। कटक में हमारे महापुरुष जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, याद रखना है। और इसीलिए उन्हीं की याद में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। कटक महानदी के किनारे है। संबलपुर, कांकेर ये इसी पर स्थित है। अगला है कि इस नदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना हुआ है। हीराकुंड बांध परियोजना किस पर है? ये महानदी पर बसी हुई है। अगला है कि हीराकुंड परियोजना है, तिरकपाड़ा परियोजना बांध है, बरोज बांध है, ये सब किस पर है? महानदी पर बसे हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगली जो नदी है वो है नर्मदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, कई बार एग्जाम में आती है। इनमें से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो नर्मदा, ताप्ती ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये सीधी एक धारा के रूप में समुद्र में चली जाती हैं, ये भी याद रखना है। तो साथियों, नर्मदा जो है कह सकते हैं जो नर्मदा यहाँ से जो अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले में, एमपी का जो शहडोल ज़िला है, शहडोल, यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी पड़ती है। अमरकंटक, तो अमरकंटक की पहाड़ी यहाँ पे है, यहीं पर नर्मदा निकलती हुई और अरब सागर में गिर जाती है। तो याद रखना, यहीं से अमरकंटक से सो नदी निकलती है, पटना में चली जाती है, महानदी यहीं पे है। अब अगला क्वेश्चन में आपसे चर्चा करूं कि अमरकंटक मध्य प्रदेश से पहाड़ी निकल, यह नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो कह सकते हैं कि भ्रंश घाटी, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया इधर पे, ठीक है, तो अमरकंटक से जब निकलती है और इधर पे बहती हुई यहाँ से अरब सागर में आ जाती है। इसके ऊपर यहाँ पे विंध्याचल पर्वतमाला है। क्या है? विंध्याचल पर्वतमाला है। जबकि इसके यहाँ पर सतपुड़ा पर्वतमाला है, सतपुड़ा। तो विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बहती है, जबकि यहाँ से ताप्ती निकलती है और ताप्ती सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, याद रखना है। अगला पॉइंट है कि यह नदी विंध्याचल सतपुड़ा श्रेणी के मध्य, कौन सी? नर्मदा, इंपॉर्टेंट है। यह नदी अरब सागर में अपना पानी गिराती है और पश्चिम की ओर बहती है तथा डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। यह नदी ऐश्वर्य या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, न कि डेल्टा बनाती है। अगला है, नर्मदा पर
नर्मदा नदी पर विश्व का सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, जिसकी ऊंचाई 142 मीटर है। साधु बेट द्वीप पड़ता है यहीं पे। गुजरात में केवड़िया बांध पड़ता है साथियों, केवड़िया गुजरात में केवड़िया है, यहीं पे साधु बेट द्वीप है, सरदार सरोवर बांध है वहीं पे। तो कह सकते हैं जिसका अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। और क्योंकि 31 अक्टूबर को हमारे एक महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती मनाते हैं साथियों। तो कह सकते हैं सरदार सरोवर बांध है, महेश्वर बांध है, अलंकेश्वर बांध जो हैं ये सब नर्मदा नदी पर हैं, याद रखेंगे। अब हम बात करें ताप्ती नदी की। तो जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की सतपुड़ा श्रृंखला से की मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। तो ताप्ती बैतूल जिले की मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। कौन सी? ताप्ती। यहाँ पर ताप्ती हमने आपको बताया था। देखो इधर विंध्याचल है ऊपर, ठीक है, उसके बाद नर्मदा बह रही है, फिर इधर सतपुड़ा पर्वतमाला है, उसके बाद यहाँ ताप्ती है, तो ऊपर विंध्याचल पर्वतमाला है, फिर नर्मदा निकल रही है, फिर यहाँ पर सतपुड़ा पर्वतमाला है, फिर उसके बाद ताप्ती नदी निकलती है, ये भी अरब सागर में गिर जाती है, याद रखना है। तो नर्मदा भी नदी के समानांतर भरत घाटी से बहती है, अरब सागर में अपना पानी ले जाती है। ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, ये भी डेल्टा नहीं बनाती, तो नर्मदा ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। तो काकरापारा जल विद्युत परियोजना ये ताप्ती नदी पर है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है। सूरत जो शहर है ये ताप्ती नदी पर बसा हुआ। उकाई बांध किस पर है? ताप्ती पर है। काकरापारा गुजरात में है, ये ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगली जो नदी है साथियों वो माही नदी है। तो माही नदी की हम चर्चा करेंगे। ये विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती, हमने आपको कहा कि जो विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला ये हमारे भारत को कह सकते हैं लगभग 2 भागों में यहाँ से विंध्याचल बहती है। विंध्याचल पर्वतमाला पड़ती है प्रति लगभग उत्तर भारत को दक्षिण भारत 2 भागों में विभाजित करती है। तो विंध्याचल जो है ये यहीं से विंध्याचल पर्वतमाला से माही नदी निकलती है, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी माही नदी है। बनकबोरी बांध और कदाना बांध इसी पर स्थित हैं, माही नदी पर। मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है, हमने आपको बताया भी है। विस्वत रेखा को कांगो या जायरे नदी काटती है। तो विस्वत रेखा को कांगो या जायरे, जबकि मकर रेखा को लिम्पोपो, जबकि कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटने वाली एकमात्र